आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वर्ष 2004 में पुनः आयोजित टीजीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रथम भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे तथा सर्वमान उत्तरों का परीक्षण करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र बना 1947 में, 1948 में, 1949 में और 1950 में। कोई भी राज्य गणतंत्रीय राज्य तभी कहा जाएगा जब उसका अध्यक्ष वंश परंपरा पर आधारित न होकर के जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। तो भारत गणतंत्र कब बना? 1950 में। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ और संविधान द्वारा यह सुनिश्चित हुआ कि अब राष्ट्र का अध्यक्ष किसी वंश परंपरा पर आधारित न होकर के आम जनता के द्वारा निर्वाचित है। एक प्रश्न और भी है कि 26 जनवरी का ही दिन संविधान को लागू करने के लिए क्यों चुना गया? इसका उत्तर है कि 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो यहां पर संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान बन करके तैयार कब हुआ? तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ और संविधान सभा ने इसी तारीख को अपना भी लिया। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा और इसके लिए संविधान सभा के कुल 11 सत्र जो है वो आयोजित हुए। यहां पर प्रश्न संख्या 2 है, सूची 1 कथन को सूची 2 विचारक से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न में यहां पर सूची 1 है, इसमें कुछ विचारकों के कथन दिए गए हैं और सूची जो 2 है इसमें कुछ विचारकों के नाम दिए गए हैं और यहां पर विकल्प दिया गया है। इस विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला है कि मैं ही राज्य हूं। इस तरह का स्टेटमेंट जो देता है वह है लुई 14वां। दूसरा है राज्य व्यक्ति से पहले है। यह स्टेटमेंट किसका है? अरस्तु का है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह स्टेटमेंट हीगल का है। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। यह स्टेटमेंट प्लेटो का है। तो अब हम इस में आते हैं। का तीसरा सही है। यहां पर देखिए का में 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। यहां पहले और चौथे में 3 है। राज्य व्यक्ति से पहले है 2, तो में 2 यहां है और 1 यहां है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है 4, तो का 4 और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है यह 1। तो इसमें जो उत्तर सही होगा विकल्प वह 1 सही होगा। इस प्रश्न में कुल 4 विचारकों के नाम हैं। प्लेटो है, अरस्तु है, हीगल है और लुई 14वां है। तो इनके बारे में भी हम कुछ बात कर लेते हैं। प्लेटो
का एक कथन परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी उपयोगी है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्लेटो कहता है कि राज्य ओक, वृक्ष या चट्टानों से नहीं बनता, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से बनता है। राज्य के व्यक्ति जिस स्वभाव के होंगे उसी तरह राज्य भी हो जाएगा। तो यह भी स्टेटमेंट प्लेटो का पूछा जाता है। दूसरा, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी और उस आदर्श राज्य में एक आदर्श शासक का उसने बात किया था और उस पर टिप्पणी करते हुए प्लेटो ने स्वयं कहा था कि जो आदर्श राज्य है यह कदाचित स्वर्ग में स्थापित हो, धरती पर तो यह कहीं नहीं है। अरस्तु, वो आप देख लीजिए, अरस्तु का स्टेटमेंट है कि राज्य जीवन के लिए आया है और सदजीवन के लिए बना हुआ है। यह भी स्टेटमेंट परीक्षाओं में पूछा है। ख, अरस्तु राज्य को प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था मानता है। राज्य की परिभाषा देते हुए कहता है कि राज्य ऐसे परिवारों और ग्रामों का समूह है जो समृद्ध और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए एकत्रित हुए हैं। हीगल का प्रसिद्ध कथन यह तो है ही कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। हीगल एक आदर्शवादी विचारक है और कहता है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। हीगल का एक स्टेटमेंट और भी प्रसिद्ध है, मेरे सिद्धांतों को केवल एक व्यक्ति समझा है, शायद वह भी ना समझा हो। लुई 14वां की हम बात करते हैं। लुई 14वां जो था वो फ्रांस का शासक था और वह कहता था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। यह वस्तुतः 17वीं शताब्दी में फ्रांस का एक निरंकुश शासक था और इसने राजाओं के दैवीय अधिकार का समर्थन किया। इस तरह आपने प्लेटो, अरस्तु, हीगल और लुई 14वां के कुछ कथनों के बारे में जाना। प्रश्न संख्या 3 है कि राज्य में जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, यानी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। देखिए, राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से कौन करता है, राज्यपाल करता है। कोई भी व्यक्ति जिला न्यायाधीश के लिए तभी पात्र होता है जब वह राज्य या संघ की किसी सेवा में ना हो तथा कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील या प्लीडर रहा हो और जिसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश उच्च न्यायालय ने किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पदस्थापना और पदोन्नति के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है कि पंचायती राज सम्मिलित है, 1 संघ सूची में, 2 राज्य सूची में, 3 समवर्ती सूची में और 4 अवशिष्ट सूची में। तो पंचायती राज जो है वह राज्य सूची में सम्मिलित है। भारत में
जो पंचायती राज है वह राज्य सूची में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 सूचियों की व्यवस्था है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार केंद्र को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को हो तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। वर्तमान समय में संविधान संशोधनों के द्वारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय हैं उन विषयों में परिवर्तन किया गया है। तो अभी संघ सूची में जो विषय हैं जिस पर संघ कानून बना सकता है उनकी संख्या 100 है तथा राज्य सूची में जो विषय हैं वे 61 हैं तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। किंतु मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। संघ सूची में मुख्य रूप से रक्षा संबंधी मामले, विदेशी मामले, रेलवे, संचार, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बंदरगाह, खाने तथा नागरिकता संबंधी विषय आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, शराब आदि विषय आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, वजन, माप, न्याय प्रशासन, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, समाचार पत्र, बिजली, ट्रेड यूनियन और ट्रस्ट जैसे विषय आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। पहला है भारत के उपराष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है राज्यसभा के सभापति और चौथा है भारत के प्रधानमंत्री। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ही संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है और इस लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों से ही करती है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल उतना ही होता है जितना लोकसभा का होता है। आप कह सकते हैं कि 5 साल के लिए अध्यक्ष को चुना जाता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है यह अपना शपथ 3री अनुसूची के नियमों के अधीन एक सदस्य के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष अपना शपथ लेता है। यानी आप यहां देखिए कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह अध्यक्ष के कारण शपथ नहीं लेता है, बल्कि लोकसभा का एक सदस्य होने के कारण वह शपथ लेता है। वह कौन सी स्थितियां हैं जब लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेगा? पहला है यदि वह किन्हीं कारणों से लोकसभा का सदस्य न रहे, या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो तो भी वह अपने पद पर नहीं रहेगा। दूसरी स्थिति बनती है कि यदि उसकी इच्छा हो रही है कि वह अब अध्यक्ष के पद पर नहीं रहना चाहता, तो वह अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष, किस उपाध्यक्ष? लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। तीसरी स्थिति बनती है कि यदि जो लोकसभा है
वह बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाना है तो भी वह हट जाएगा, किंतु इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व तथा 50 सदस्यों से समर्थित संकल्प की सूचना देनी होगी। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन होता है तो लोकसभा की कार्रवाइयों में वह पीठासीन यानी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। वह भाग तो ले सकता है किंतु बराबर होने की स्थिति में वह मतदान नहीं कर सकता है। लोकसभा में यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए जिसको नियुक्त करे, यानी लोकसभा के अध्यक्ष का यदि पद रिक्त है, खाली पड़ा हुआ है, तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को अध्यक्ष के लिए या अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करता है तो वह निर्वहन करेगा। किंतु यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने की स्थिति में लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होता है तो सदन जिस व्यक्ति को नियुक्त करे कि वह अध्यक्षता करे तो वह व्यक्ति अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह संसद के दोनों सदनों, ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न हो जाती है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है तो उस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष का एक कार्य और है कि कोई विधेयक वह धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस बात का वह प्रमाण पत्र जारी करता है, यानी वह प्रमाणित करता है कि वह विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष के विभिन्न कार्य होते हैं। वह विभिन्न प्रकार के संकल्पों जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में प्रस्ताव लाने की अनुमति दे सकता है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। यानी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होता है? एक है संसद के सभी सदस्यों से, 2 संसद तथा राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से, 3 संसद राज्य विधान सभाओं तथा विधान परिषद के सदस्यों से, 4 संसद तथा राज्य विधान सभाओं के सभी सदस्यों से। हम लोग इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें जो उत्तर होगा वह 2 सही होगा। संसद तथा राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर के राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल बनता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है, राष्ट्रपति के चुनाव को जीतना चाहता है या उसका उम्मीदवार होना चाहता है, तो उसके लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? पहली
योग्यता जो उसकी है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। दूसरी शर्त जो है कि वह किसी लाभ के पद पर धारण ना करता हो, यानी वह कोई लाभ का पद धारित ना करता हो। और तीसरी जो बात है कि उसके पास लोकसभा का सदस्य चुने जाने के रूप में वह योग्यता रखता हो तथा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव का उम्मीदवार हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया से होगा, किस तरीके से होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन को कौन संपन्न कराता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। राष्ट्रपति के जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व मत मूल्य निकाला जाता है। जो मत मूल्य निकाला जाता है उसके अंदर यह प्रावधान है कि राज्य विधान मंडल के एक सदस्य का मत मूल्य या फिर सांसद के एक सदस्य का मत मूल्य। तो पहले हम देखते हैं कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए तरीका है कि राज्य का जो संपूर्ण जनसंख्या है उस संपूर्ण जनसंख्या में जो राज्य का विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं उससे भाग दे दिया जाएगा और जो भागफल आता है उसमें भी 1000 का भाग दे दिया जाएगा। तो इससे जो भागफल आएगा वही एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1971 में यहाँ की कुल जनसंख्या इतनी थी तथा निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 थी। तो राज्य की कुल जनसंख्या में 403 से जब हम भाग देते हैं तो 2,08,064 हुआ। अब इस 2,08,064 में 1000 से भाग देते हैं तो विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य 208 हुआ। इस प्रकार इस 208 में यदि हम 403 का गुणा कर देते हैं तो हमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश के राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य प्राप्त हो जाता है। अब संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालना हो तो इसके लिए भारत में जितनी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के कुल सदस्यों का मत मूल्य उसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से हम भाग दे देते हैं। तो जो भागफल आता है वह एक सांसद का मत मूल्य होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। चुनाव के लिए कोटा निकाला जाता है और कोटा के लिए जो सभी सदस्य हैं उन सदस्यों का मत मूल्य में 2 का भाग दे दिया जाता है तथा 1 जोड़ दिया जाता है। एक प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति का जो मतदान होता है वह कहाँ संपन्न होता है।
तो इसके लिए जो विधायक होते हैं वे अपने राज्य की राजधानी में राष्ट्रपति के लिए वोटिंग कर सकते हैं और सांसद जो होते हैं वे नई दिल्ली में करते हैं। विशेष परिस्थितियों में निर्वाचक जो है कोई अन्य स्थल भी अपने लिए चुन सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मतपत्र इस्तेमाल होता है वो दो तरह का होता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए अलग रंग का मतपत्र होता है और सांसद के लिए अलग मतपत्र होता है। जब मतपत्र का रंग हरा हो तो यह सांसद के लिए है और जब मतपत्र का रंग गुलाबी हो तो यह राज्य विधानसभा सदस्य के लिए है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो जमानत राशि होती है वह 15,000 होती है। जो मतदाता भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वे उम्मीदवारों के समक्ष अपना वरीयता लिखते हैं। मान लीजिए किसी राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या 5 है तो मतदाता प्रत्येक के सामने 1, 2, 3, 4, 5 वरीयता अंकित कर सकता है। यदि किसी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता का मत कोटा के बराबर प्राप्त हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो जो सबसे कम मत पाया हुआ उम्मीदवार है उसे गणना से बाहर कर दिया जाता है और उसके द्वितीय मतों का अन्य उम्मीदवारों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि कोटा के बराबर कोई उम्मीदवार मत पा जाता है तो उसे विजयी घोषित किया जाता है। यदि नहीं पाता है तो वही प्रक्रिया फिर अपनाई जाती है। तब तक यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी जब तक कोई व्यक्ति कोटा के बराबर मत ना प्राप्त कर ले। अब प्रश्न संख्या हम 7 पर आते हैं। निम्न विचारकों में से कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? यहाँ पर वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है चार्ल्स फूरिये तथा सेंट साइमन, सिडनी वेब तथा बेट्टिस वेब, मार्क्स तथा एंजेल्स, R.H. टानी तथा विलियम एवेंस्टीन। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा मार्क्स तथा एंजेल्स। मार्क्स और एंजेल्स को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। क्यों? आइए देखिए। मार्क्स और एंजेल को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक इसलिए माना जाता है कि मार्क्स और एंजेल्स के पूर्व जो समाजवाद था वह विचारों के स्तर पर था, वह काल्पनिक था। उसके लिए कोई निश्चित सिद्धांत, उसके लिए कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं की गई थी। लेकिन जब कार्ल मार्क्स और एंजेल्स आए तो उन्होंने समाजवाद को एक निश्चित सिद्धांत पर आधारित किया और इन निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण इसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। मार्क्स के बारे में एक बात और जान लें। मार्क्स ने परिवर्तन का जो मूल तत्व स्वीकार किया है वह भौतिक तत्व को स्वीकार किया है। मार्क्स मानते हैं कि भौतिक तत्वों में परिवर्तन होने से सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। भौतिक तत्वों में यह परिवर्तन क्यों होता है? मार्क्स का मानना है कि जो भौतिक तत्व होते हैं उन तत्वों में या पदार्थ में निहित अंतर विरोध होते हैं। इन निहित अंतर विरोधों के कारण वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थिति पैदा होती है। परिवर्तन वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से आगे बढ़ता है।
मार्क्स का मानना है कि जो आर्थिक प्रणाली है वही जो है सामाजिक संरचना का आधार है। इसी आधार में यदि परिवर्तन होता है तो अधिसंरचना, आधार पर आधारित जो संरचनाएं होती हैं जैसे कानून, धर्म और नैतिकता, इसमें भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी मार्क्स का मानना है कि आधार में परिवर्तन होने से अधिसंरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। मार्क्स कहता है कि इस परिवर्तन के पीछे उत्पादन की शक्तियां काम करती हैं। उत्पादन की शक्तियों के बारे में मार्क्स बताता है कि यह दो तरह की होती हैं। पहला होता है उत्पादन के साधन, यानी जो व्यवस्था है उसमें उत्पादन के साधन यानी उपकरण और यंत्र आदि किस तरह के हैं और कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरा, उत्पादन की शक्तियों में श्रम शक्ति है, यानी जो उत्पादन करने वाले हैं, जो श्रम कर रहे हैं, उनका कौशल कैसा है, उनकी योग्यता कैसी है, उनकी निपुणता कैसी है, उनकी क्षमता कैसी है। इस आधार पर उत्पादन की शक्तियां तय होती हैं। तो उत्पादन की शक्तियों में दो बातें आती हैं। पहला, उत्पादन के साधन जिसमें यंत्र आदि आते हैं। दूसरा, श्रम शक्ति यानी उत्पादन करने वालों की योग्यता, निपुणता, कौशल आदि क्या है। अब हम चर्चा कर लेते हैं उत्पादन संबंध पर। उत्पादन संबंध यह हमें बताता है कि एक निश्चित प्रणाली में यानी उत्पादन प्रक्रिया में मनुष्य जो है किस प्रकार के संबंधों में बंधते हैं। यह बात इस पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति जो है उत्पादन के साधनों का मालिक है और कौन व्यक्ति उससे वंचित है। ऐतिहासिक विकास क्रम में स्वामी और दास, स्वामी जो है उत्पादन के साधनों का मालिक है, दास उससे वंचित है। जमींदार और किसान, जमींदार मालिक है, किसान वंचित है। और आधुनिक समय में पूंजीपति और मजदूर, पूंजीपति उत्पादन के साधनों का मालिक है और मजदूर जो है वह वंचित है। तो उत्पादन प्रक्रिया में जो संबंध निर्धारित हुआ है वह इससे निर्धारित हुआ है कि कौन व्यक्ति उत्पादन के साधनों का स्वामी है, कौन व्यक्ति उत्पादन के साधनों से वंचित है। अब जो उत्पादन की शक्तियां होती हैं उनमें क्रमशः धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पादन जो संबंध होते हैं वे नई उभरती हुई शक्तियों को संभालने में सक्षम नहीं रह पाते हैं और वह व्यवस्था टूट करके नई व्यवस्था आ जाती है। अब एक शब्द मार्क्स और प्रयोग करता है, उत्पादन प्रणाली। हम समझ लेते हैं कि उत्पादन प्रणाली में क्या बातें आती हैं। पहला उत्पादन प्रणाली में है कि उत्पादन की तकनीक क्या है, यानी उत्पादन जो हो रहा है वह हस्तशिल्प के माध्यम से हो रहा है या कृषि के माध्यम से हो रहा है या फिर उद्योग के माध्यम से हो रहा है। दूसरा, उत्पादन प्रणाली में यह भी बात आती है कि यह किस प्रकार की समाज व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। यह जो है दास प्रथा के अंतर्गत हो रहा है या फिर सामंती व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है या फिर पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। इस तरह से आपने उत्पादन प्रणाली को देखा। उत्पादन प्रणाली में दो बातें आती हैं। पहला है कि उत्पादन की तकनीक क्या है और दूसरा है उत्पादन किस समाज व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। अब हम प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं कि फांसीवाद ने राज्य को माना है, यानी फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है। एक आवश्यक बुराई नहीं, वर्ग विरोध की असमाधेयता का परिणाम और अभिव्यक्ति,
तीसरा, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। चौथा, परिवार और गांव का ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। तो इसमें जो उत्तर है, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति, क्योंकि फांसीवाद जो है यह सर्वाधिकारवादी निरंकुश विचारधारा है जो वैयक्तिक स्वतंत्रता और विवेक का विरोध करती है। फांसीवाद व्यक्तियों पर राज्य की एक निरंकुश शक्ति मानता है। यह फांसीवाद फेसियो शब्द से पैदा हुआ है और फेसियो शब्द का अर्थ होता है बंधा हुआ लकड़ी का एक गट्ठर, और प्राचीन रोम में यह गट्ठर जो था एक शक्ति का प्रतीक था। फांसीवाद वस्तुतः है क्या? फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है, यानी अति राष्ट्रवादी विचारधारा है। यह ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा है जो पागलपन की स्थिति तक जाता है। दूसरा, अधिनायकवाद यानी निरंकुश राज्य। तीसरा, लिंग असमानता, लोकतंत्र विरोधी आदि है। जो फांसीवाद था यह 20वीं सदी में मुसोलिनी के नेतृत्व में उभरा और यह इटली में उभरा। यह फांसीवाद एक दक्षिणपंथी विचारधारा है। मुसोलिनी ने काली कमीज पहन करके रोम का अभियान किया था और यह रोम का अभियान 20 अक्टूबर 1922 को हुआ था। काली कमीज पहनने के कारण इन्हें काली कमीज वाला भी कहा जाता है। यह विचारधारा यानी फांसीवादी विचारधारा यह मानती है कि राज्य में ही सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के खिलाफ भी कुछ नहीं है। फांसीवाद का जो मूल वाक्य था वह कहता था विश्वास करो और आज्ञा मानो तथा युद्ध करो। इसी तरह की विचारधारा जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में पनपी जो नाजीवाद कहलाया, स्पेन में फ्रैंको के नेतृत्व में, इंडोनेशिया में सुहार्तो के नेतृत्व में तथा चिली में पिसोने के नेतृत्व में पनपा। प्रश्न संख्या 9 पर हम आते हैं। किसने इस विचार को व्यक्त किया है कि समानता अप्राकृत और अवांछनीय है? यानी कौन सा ऐसा विचारक है जो समानता में विश्वास नहीं करता है? प्लेटो, अरस्तु, हीगल, हाब्स। इसमें जो है उत्तर सही होगा अरस्तु। देखिए कैसे। अरस्तु समानता को अप्राकृतिक और अवांछनीय मानता है। वह कहता है कि कुछ लोग जन्म से शासक बनने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग दास बनने के लिए पैदा होते हैं। यानी कुछ लोग स्वामी होते हैं और कुछ लोग दास होते हैं। अरस्तु जो है वह वस्तुतः यूनान में दास प्रथा का समर्थन करता है। उसका मानना है कि जो दास प्रथा है वह स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि स्वामी को इससे अतिरिक्त समय मिल जाता है और वह सार्वजनिक कार्यों में ठीक ढंग से सहभागिता करता है, और दास के लिए यह इसलिए उपयुक्त है कि दास स्वामी के संगत में रह करके कुछ गुणों को सीख लेता है। इस तरह से अरस्तु की जो दासता की धारणा है वह 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला उसकी यह धारणा है कि प्रकृति में सर्वत्र असमानता है, यानी प्रकृति में यदि आप देखें तो चारों तरफ असमानताएं ही असमानताएं व्याप्त हैं। दूसरा कि जो उत्कृष्ट होता है वह निकृष्ट पर हमेशा शासन करता है।
गा। अपने स्वभाव के अनुसार सबका एक विशिष्ट कार्य होता है। जो ज्यादा योग्य होगा वह शासक होगा और जो कम योग्य होगा वह दास होगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 में है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। क है संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, यह ठीक है। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, यह सही है। कुछ संशोधन राज्य विधानमंडल द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, गलत है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का एकमात्र अधिकार संघ के पास आरक्षित है। संविधान संशोधन विवादों के समाधान के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें। सामान्य विधेयकों के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है, किंतु संविधान संशोधन के मामले में नहीं है। इस तरह से इसमें जो है क और ख सही है। आप विकल्प पर आए तो इसमें से क और ख ये दोनों क्या हैं, सही हैं। अब यहां पर देखिए कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की एकमात्र शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है वह अनुच्छेद 368 के अधीन है। भारत के जो राज्य हैं, इन राज्यों को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं हैं। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो सामान्य बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जैसे राज्यों के सीमाओं, नाम और क्षेत्रों में परिवर्तन, जैसे राज्यों में विधान परिषदों का गठन और उसे समाप्त किया जाना। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य है कि संविधान में कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए सदन के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरी बात जो है, कुछ अनुच्छेद संविधान में ऐसे हैं जो संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, उनके लिए विशेष बहुमत का प्रावधान तो है ही, और साथ में 1/2 राज्यों यानी आधे राज्यों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। कौन से ऐसे संविधान में अनुच्छेद हैं जिनके लिए आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241 तथा भाग 5 का अध्याय 4 तथा भाग 6 का अध्याय 5 एवं भाग 11 का अध्याय 1, 7वीं अनुसूची की कोई सूची, अनुच्छेद 80, 81, चौथी अनुसूची और अनुच्छेद 368, ये ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन के लिए आधे राज्यों तथा संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। विधि के शासन के अंतर्गत विधि शब्द का क्या अर्थ है, यही प्रश्न पूछ रहा है। पहला मानव स्थापित विधि, दूसरा प्राकृतिक विधि, तीसरा संविधान के अभिसमय और चौथा सामान्य विधि। तो विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है सामान्य विधि। तो देखिए कैसे,
यहाँ विधि के शासन का अर्थ जो होता है वह सामान्य कानून से है। विधि के शासन का अर्थ है कि इच्छा के बजाय कानून का शासन, यानी स्वयं की इच्छा से शासन नहीं बल्कि कानून से शासन होगा तो यह विधि का शासन कहलाएगा। इंग्लैंड में जो विधि के शासन के प्रमुख विद्वान हैं उनका नाम डायसी है। डायसी ने इंग्लैंड में विधि के शासन को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पहला, विधि के शासन के अंतर्गत सामान्य कानून की सर्वोच्चता, यानी जो सामान्य कानून होंगे वे सुप्रीम होंगे, वो सर्वोच्च होंगे, वो सबसे ऊपर होंगे। दूसरा, कानून के समक्ष में समानता। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून के नजर में पद, स्थिति आदि का कोई महत्व नहीं है, सभी लोग समान माने जाएंगे। तीसरा है कि स्वयं संविधान किसकी देन है? कानून की देन है। इसलिए कानून के शासन या विधि के शासन के अंतर्गत 3 बातें आती हैं। पहला है सामान्य कानून की सर्वोच्चता, दूसरा है कानून के समक्ष समानता और तीसरा है स्वयं संविधान कानून की देन है। डायसी की एक पुस्तक है जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह डायसी की प्रमुख पुस्तक है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से किसमें राज्य के उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? यानी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें यह पूछा गया है कि राज्य का जो ऐतिहासिक विकास हुआ है, जो विकासवादी सिद्धांत है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इसमें देखिए, पहला है रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। ये तो सारे पाए जाते हैं। दूसरा है युद्ध, प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि का समावेश। युद्ध तो पाया जाता है लेकिन ये नहीं पाया जाता है। राजतंत्र नहीं पाया जाता, बल तो पाया जाएगा। पारस्परिक समझौते नहीं पाए जाएंगे, राजनीतिक नेतृत्व नहीं पाया जाएगा। चौथा, रक्त संबंध पाया जाएगा, ये नहीं है। धर्म है, अराजकता नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि इन विकल्पों में रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना ये राज्य के विकासवादी सिद्धांत से संबंधित हैं, इसीलिए विकल्प 1 सही है। राज्य के उत्पत्ति के जो सिद्धांत पाए जाते हैं वे है, पहला दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा शक्ति का सिद्धांत, तीसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत और ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। राज्य के उत्पत्ति के संबंध में ये जो सारे सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों में सबसे मान्य और वैज्ञानिक सिद्धांत जो है वह ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है। इसके प्रमुख जो समर्थक हैं वे हैं गार्नर, मैकाइवर, गिलक्राइस्ट, लीकॉक, सर हेनरी मेन, बर्क, बर्गेस, मॉन्टेस्क्यू आदि। ये सारे विद्वान राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति यह एकाएक नहीं हुई है, बल्कि इसका एक निश्चित विकास क्रम है जिसमें अनेक तत्वों ने समय के साथ अपना सहयोग दिया है। वे तत्व कौन कौन से हैं? पहला, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति। अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वह या तो देवता है या फिर पशु। यानी मनुष्य की मूल वृत्ति ही ऐसी है कि वह एक समूह में रहना
चाहता है तो यह तत्व भी जो है राज्य के गठन की प्रेरणा देता है। दूसरा है रक्त संबंध। रक्त संबंध यानी किनशिप, अपने रक्त जाति के लोगों का एक संगठन या समुदाय बन सकता है। यह भी राज्य के विकास में योगदान देता है। धर्म, जब राज्य संबंधी कोई सत्ता नहीं थी तो लोगों को नियंत्रित करने के लिए धर्म जो है काफी अहम भूमिका निभाया है। युद्ध, बल, शक्ति। वाल्टेयर कहता है कि प्रमुख राजा जो था वह भाग्यशाली योद्धा था, यानी राज्य के विकास में युद्ध, बल और शक्ति का भी काफी योगदान रहा है। आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना, ये सारे तत्व जो है राज्य के विकासवादी सिद्धांत में सहयोगी तत्व के रूप में अपना अपना योगदान दिए हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। यहां पर कुछ वक्तव्य दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मार्क्सवादी सिद्धांत को कौन स्पष्ट करता है। राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुआ है, ऐसा मार्क्सवादी नहीं मानता है। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई है, यह भी मार्क्स नहीं मानता है। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों से हुई है, ये मार्क्स मानता है। राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य हुई है, यह नहीं मानता है। मार्क्स का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष से हुई है या फिर शोषण परक संबंधों से राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है, विकल्प 3 है, यही सही होगा। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जो है वह उत्पादन के शोषण परक संबंधों के कारण हुआ है। मार्क्स का मानना है या मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है कि मानव समाज के प्रारंभिक अवस्था में राज्य जैसी कोई संस्था अस्तित्व में थी ही नहीं। यह जो अवस्था थी यह आदिम साम्यवाद या प्रारंभिक साम्यवाद की अवस्था थी। इस समय जो प्रणाली विकसित थी वह सामूहिक उत्पादन प्रणाली थी। सभी लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिक जीवन बिताते थे, सामूहिक शिकार करते थे, सामूहिक भोजन बनाते थे। किंतु उत्पादन की शक्तियों में जैसे ही विकास हुआ वैसे ही उत्पादन की प्रणाली और उत्पादन के संबंध दोनों में ही परिवर्तन हो गया। समाज के जो संपत्ति रही है उस पर एक वर्ग का आधिपत्य हो गया जब, तो समाज 2 वर्गों में बंट गया। पहला हुआ उत्पादन के साधनों का स्वामी और दूसरा हुआ उत्पादन के साधनों से वंचित वर्ग। इससे शोषण परक संबंधों का उदय हुआ और राज्य की उत्पत्ति हुई। प्रश्न संख्या 14 है कि स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो आनंद लेने के योग्य है। स्वतंत्रता का यह विचार किसने दिया? टी.एच. ग्रीन का है, आई.वी. कांट का है, हेराल्ड जे लास्की का है, जे.एस. मिल का है। इसमें जो उत्तर होगा यह होगा टी.एच. ग्रीन। स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो आनंद लेने या करने योग्य है। यह बात टी.एच. ग्रीन कहता है। टी.एच. ग्रीन का एक स्टेटमेंट और परीक्षाओं में आता है, वह है
ग्रीन मानता है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ग्रीन ने अपने स्वतंत्रता की जो अवधारणा की व्याख्या की है, उसकी व्याख्या करते समय वह कांट के स्वतंत्र नैतिक इच्छा के सिद्धांत को भी अनुसरण करता है। ग्रीन आत्मनिर्णय को स्वतंत्रता का आधार मानता है और कहता है कि नैतिक इच्छा की अभिव्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करने का काम राज्य करता है। जो ग्रीन है यह लॉक के प्राकृतिक अधिकारों और बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना करता है। प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार करती है? यानी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या है? पहला, नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, यह सही है। उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, यह गलत है। मंत्रि परिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, यह भी सही है। कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, यह भी सही है। तो क, ग और घ आप देखिए, इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं, इसमें क, ग और घ जो है वह ऑप्शन संख्या 3 में है, तो यही जो है यहाँ पर सही है। जो संसदीय शासन प्रणाली है, आपको पहले भी हमने बताया है कि पहला जो विशेषता है उसमें राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वह प्रतीकात्मक, अलंकारिक या नाम मात्र का होता है। वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि वह प्रतीकात्मक शक्तियों का प्रयोग करता है। जो कार्यपालिका की वास्तविक कार्य शक्तियां हैं उसका प्रयोग मंत्री परिषद करता है। और यह जो कार्यपालिका है यह मुख्य रूप से विधायिका यानी निर्वाचित सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न संख्या 16 पर हम आते हैं। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया है। यानी निम्न में से वह कौन सा विद्वान है जिसने विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया है? जॉन लॉक, जॉन ऑस्टिन, एवी डाइसी और हेराल्ड जे लास्की। तो इसमें उत्तर होगा एवी डाइसी। तो देखिए कैसे। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताने का कार्य एवी डाइसी ने किया है। अब देखिए विधिक संप्रभुता, जिसे लीगल सॉवरेंटी भी कहते हैं। संप्रभुता के बारे में आप जानते हैं कि संप्रभुता एक मौलिक और निरपेक्ष शक्ति है जो आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है और जिसकी इच्छाएं संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर लागू होती हैं। अब जब लीगल सॉवरेंटी की बात कही जाती है तो राज्य में कानून निर्माण और उसे पालन करवाने की शक्ति जिस में निहित होती है उसी को विधिक संप्रभुता कहा जाता है। डाइसी इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं कि वैधानिक संप्रभुता कानून बनाने वाली वह शक्ति है जो किसी अन्य कानून या विधि से मर्यादित नहीं होती, यानी अन्य किसी कानून या विधि का उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। वह बताता है कि इंग्लैंड में संसद सहित सम्राट को वैधानिक संप्रभुता कहा जा सकता है। अब आते हैं हम राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता क्या है? राजनीतिक संप्रभुता को पॉलिटिकल सॉवरेंटी कहते हैं। वैधानिक संप्रभुता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति को राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है।
डायसी कहते हैं कि जिस संप्रभुता को वकील लोग मान्यता देते हैं, उस संप्रभुता के पीछे एक और शक्ति होती है जिसे कि हम राजनीतिक संप्रभुता कह सकते हैं। उसको, किसको? विधिक संप्रभुता को राजनीतिक संप्रभुता के समक्ष सिर झुकाना पड़ता है। यानी विधिक संप्रभुता कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति, उसे पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिसमें निहित हो, वह विधिक संप्रभुता हुई। तथा विधिक संप्रभुता जिस शक्ति पर आधारित होती है, व्यवहारिक रूप से उसे राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, एक विचारशील नीति भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में यह विचार प्रतिपादित किया है हाब्स, वाइको, हाइडर और रूसो ने। तो यह विचार किसका है? रूसो का है। मनुष्य एक विचारशील नीति भ्रष्ट प्राणी है, यह विचार किसका है? रूसो का है। रूसो का विचार है कि जो मनुष्य चिंतन करता है वह एक पतित पशु है। रूसो ने यह विचार अपना उस समय दिया था जब दिजोन की अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था और उस निबंध प्रतियोगिता का विषय था कि विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिक जीवन को भ्रष्ट किया है, ना कि शुद्ध। रूसो इस प्रतियोगिता में भाग लेता है और वह अपने निबंध के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि बुद्धि जो है वह भयानक होती है क्योंकि वह श्रद्धा को कम करती है, विज्ञान विनाशक है क्योंकि वह विश्वास को नष्ट करता है, विवेक बुरा होता है क्योंकि वह नैतिक मान्यताओं का खंडन करता है। इस निबंध में रूसो को न कि सर्वोच्च पुरस्कार मिला, बल्कि उसे उस समय का सबसे चर्चित व्यक्ति बना दिया। इसके विचारों ने समाज में हलचल पैदा कर दी। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा में भेद बताया है? रूसो, ग्रीन, बोसांके और कांट। तो यह उत्तर सही इसमें होगा रूसो। कैसे? देखिए, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा में जो अंतर बताया है वह रूसो ने बताया है। रूसो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। पहला इच्छा उसका मनुष्य होने के कारण होता है और दूसरा जो होता है वह नागरिक होने के कारण होता है। रूसो दो इच्छा की बात करता है। पहला यथार्थ इच्छा, जिसको कि वह एक्चुअल विल कहता है। यह जो यथार्थ इच्छा है यह स्वार्थमयी इच्छा है, यह क्षणिक होती है, व्यक्तिगत होती है, अस्थायी होती है और यह इच्छा व्यक्ति के स्वार्थ से संबंधित है और यह मनुष्य होने के कारण होती है। दूसरी इच्छा जो उसकी होती है यह व्यक्ति की वह इच्छा है जो परार्थमयी, दूसरों के कल्याण की इच्छा होती है। यह नागरिक होने के नाते होती है, यह लोगों के कल्याण में विश्वास करती है और यह बौद्धिक चिंतन का परिणाम होती है। यह स्वार्थ मुक्त होती है। मनुष्यों के इसी स्वार्थ मुक्त इच्छा का योग रूसो का सामान्य इच्छा है। तो इस तरह रूसो मानता है कि दो प्रकार की इच्छाएं व्यक्ति में होती हैं। एक इच्छा कल्याणमयी इच्छा, दूसरों का परोपकार करने वाली इच्छा। दूसरा स्वार्थमयी इच्छा जो संकीर्ण होती है, स्वार्थ को प्रमुखता देती है, अपने हित को प्रमुखता देती है। प्रश्न संख्या 19 है कि उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको खोजना है कि उदारवाद का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है। पहला है
यह गुण की जगह संख्या पर अधिक बल देता है, यह नहीं है। यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, यह ठीक है। यह शासनकर्ता कुलीन द्वारा जनता के शोषण के खतरे को न्यूनतम बनाता है, यह गलत है। यह बहुमत की राय पर निर्भर करता है, यह गलत है। उदार लोकतंत्र का जो सबसे विशेष लक्षण है, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। तो यहाँ विकल्प दूसरा सही है। तो इस तरह उदार लोकतंत्र का सबसे विशेष लक्षण यह है कि यह सभी मतों को समान मानता है। उदार लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो उदारवादी सिद्धांतों के साथ साथ लोकतंत्र के सिद्धांतों को एक दूसरे में मिलाता है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष विशेषताएं पाई जाती हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं। यह व्यक्तियों में निहित अधिकारों पर बल देता है। यह शासन का सीमित हस्तक्षेप चाहता है। यह मांग करता है कि कानून का शासन रहे, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे, लोगों की सहभागिता चुनाव में बिना किसी भेदभाव की हो, इसमें सहिष्णुता और बहुलवाद की भी बात की जाए, तो ऐसा लोकतंत्र उदार लोकतंत्र कहलाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? यानी दोहरा शासन किस तरह की सरकार में पाया जाता है? अध्यक्षीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। तो इसमें जो उत्तर होगा संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत दोहरा शासन पाया जाता है। संघात्मक शासन यानी दोहरे शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जो संघात्मक शासन होता है, इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है, लिखित और कठोर संविधान पाया जाता है, शक्तियों का विभाजन होता है, यानी केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता है। इसमें दोहरी शासन व्यवस्था है, केंद्र की अलग सरकार होती है, राज्य की अलग सरकारें होती हैं। यदि राज्य और केंद्रों के बीच किसी तरह का विवाद होता है तो उसके निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसमें दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान होता है, केंद्र की अलग नागरिकता होती है, राज्य की अलग नागरिकता होती है। इसमें 2 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था होती है, एक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, एक केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से हम वर्ष 2004 में पुनः आयोजित परीक्षा के 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों का सटीक व्याख्या और उत्तर को समझे हैं। आगे हम मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।